हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स, जो कि इजी टू मॉडरेट हैं, जो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के पर्पस से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंसीडर यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। यूटिलिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक कार्डिनल होती है, एक ऑर्डिनल होती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी होती है? जो कि मेजरेबल रहती है, जिसको हम 1 2 3 में मेज़र कर सकते हैं। बट ऑर्डिनल जो होती है वो नॉन मेजरेबल होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। तो इस ऑप्शन देखिए, मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, बोथ ए एंड बी, पार्शियली मेजरेबल। तो इसका आंसर क्या सही होगा? मेजरेबल। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी को आप मेज़र कर सकते हो बट ऑर्डिनल यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी है। द कार्डिनल concept of utility suggests measurement of utility in cardinal numbers like 1 2 3 etc. कार्डिनल्स मतलब हम उनको कर सकते हैं मेज़र, है ना। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। मैंने आपके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। Now the second question is, when total utility is maximum, marginal utility is। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो ये आपके लिए ना आपको मैंने एक ग्राफ के थ्रू शायद बताया था, ग्राफ इसका बना के। यहाँ पे जगह नहीं, चलिए ठीक है, हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड स्टेज और ये हो गई थर्ड स्टेज। यहाँ से आपकी ये जा रही है टोटल यूटिलिटी, ये आपकी जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी, और यहीं से आपकी ये एवरेज यूटिलिटी जा रही है। ठीक है, तो इस वक्त आपके लिए ज़्यादा इस ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? एक टोटल यूटिलिटी और क्या पूछा है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बट मैक्सिमम कहाँ जाके हो रही है? यहाँ पर, इस पॉइंट पे। ये थर्ड स्टेज पे क्या है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो जब टोटल यूटिलिटी आपके मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, यानी इस लाइन पे है ना, यानी कि ज़ीरो है। जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम थी तो इस स्टेज पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, और पूछा जाता है कि जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होगी तो उस टाइम पे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ से नीचे आने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0। मैंने बताया ना, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे थी तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर थी, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा है? 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें असर्शन दिया है और आपका एक रीज़न दिया है। आपका फर्स्ट असर्शन है, इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से, और इसका रीज़न क्या दिया है? इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर आप लोग को पता होगा, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से कन्वेक्स होते हैं, ये सही है। बट दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है,
मतलब दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपके ऐसे नहीं बनेंगे, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट करते हुए नहीं बनते हैं। तो इसका जो फर्स्ट असर्शन है वो तो सही हो जाएगा कि हाँ, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स होता है, बट इंडिफरेंस कर्व अगर यहाँ पे लिखा होता कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर तो ये भी सही हो जाता। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट असर्शन सही है, बट रीज़न क्या है, गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपका आएगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको पढ़ सकते हैं बाद में। नाउ नेक्स्ट, मैं आपको इसीलिए ग्राफ के साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर हम समझेंगे ना तो एग्ज़ाम में हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा जब क्वेश्चन आता है, और हम थ्योरेटिकल जाएंगे ज़्यादा तो इतना ध्यान नहीं जाता है ना, इतना याद नहीं रहता, हमें रिकॉल करने में, रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंज्यूमर सरप्लस इज द मोनेटरी गेन दैट कंज्यूमर कैन गेट बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट एट अ डैश प्राइस देन द हाईएस्ट प्राइस दे आर विलिंग टू। अब सेम चीज़ है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, प्रीवियस पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट जो है मॉक टेस्ट का, तो उसमें आपको मैंने बताया था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। ठीक है, मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कंज्यूमर सरप्लस होता है, जैसे आप एक, सपोज़ कर लीजिए आप एक पेन लेने गए और वो पेन आपने सोचा था कि एक पायलट पेन आप लेने गए, आपने ये सोचा था कि वो पेन आपको 50 का पड़ेगा, बट आपको वो पेन चाहिए क्योंकि आपको वो पेन पसंद है। तो ठीक है, आप उसके लिए 50 रुपये देने के लिए रेडी थे, आप घर से 50 रुपये लेके गए, बट आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि वो पेन तो सिर्फ 40 रुपीज़ का ही है, 40 का ही है, आपको 40 रुपये देने पड़े। अब आप पहले कितना सोच के आए थे, यहाँ पे जो लिखा है ना कि द हाइएस्ट प्राइस दे आर विलिंग टू, आप कितना पैसे देने के लिए विलिंग थे, रेडी थे, 50 रुपीज़, बट आपको अभी कितना देना पड़ रहा है, 40 रुपीज़। तो 50 माइनस 40, ये जो 10 रुपीज़ हुआ ना, ये 50 माइनस 40, ये जो 10 रुपीज़ आया आपका, ये आपका हो गया कंज्यूमर सरप्लस। जो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, वो हो गया कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एक सपोज़ कर लो स्टेशनरी की ही दुकान पे एक जो प्रोड्यूसर है, उसने सोचा कि उसकी एक जो भी चीज़ है, एक जो प्रोडक्ट है, वो उसने सोचा कि 40 रुपीज़ में बिकेगा, 40 रुपीज़ उसका प्राइस होगा, बट सामने वाला उसको 50 रुपीज़ में देने के लिए रेडी हो गया। पहले प्रोड्यूसर ने सोचा था कि इसका कम से कम 40 रुपीज़ तो मुझे मिल जाएगा, बट जब उसने कस्टमर से 50 रुपीज़ बोला और कस्टमर ने विदाउट उसको डिस्काउंट कराए या बिना बार्गेनिंग कराए उसको 50 रुपीज़ दे दिए, तो अब वो पहले कितना सोच के रखा था उसने कि उसका कम से कम 40 रुपये तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बट उसको मिला कितना, अब मिला उसको कितना, 50। तो ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना 10 का, ये हो गया प्रोड्यूसर का सरप्लस, जो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ ना, वो चीज़ हो गई। आई होप अब आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस समझ में आ गया होगा। तो जब आपको समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर भी बता दीजिए कि जो कंज्यूमर सरप्लस है, मोनेटरी गेन दैट कंज्यूमर कैन गेट बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट, किस प्राइस पे वो लेता है, और हाईएस्ट प्राइस जो विलिंग टू है। तो हाईएस्ट प्राइस जो वो सोच के रहा था और लोवेस्ट प्राइस जो उसको देना पड़ा, तो लोअर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। आप एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर रही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सप्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं बेसिकली जिन गुड्स को आप अगर गुड नहीं मिला तो उसके बदले में आप दूसरे से काम चला सकते हैं,
जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ, टी एंड कॉफ़ी का। टी एंड कॉफ़ी का, अगर आपको चाय नहीं मिल रही है तो आप कॉफ़ी से काम चला सकते हैं, राइट। ये आपके हो गया सप्लीमेंट्री गुड्स। अगर आपको सपोज़ कर लो कि पेन नहीं मिल रहा तो आप पेंसिल से काम चला सकते हो, है ना, कुछ हद तक। सप्लीमेंट्री गुड्स, जो एक गुड के बदले दूसरा गुड हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो गुड अवेलेबल ना हो। वही जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, वो गुड्स जैसे एक अगर गुड ना हो तो दूसरा गुड किसी काम का नहीं होता हमारे। मतलब कहने का कि दूसरे गुड का ज़्यादा फिर यूज़ नहीं रहेगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड हो गया और बटर, अब आपके पास ब्रेड है ही नहीं तो आप अकेला बटर किसके साथ खाओगे? मतलब अकेला बटर तो आप नहीं खा सकते ना सूखा। बटर खाने के लिए आपको ब्रेड चाहिए, और बिना बटर के आप ब्रेड भी नहीं खाओगे आप। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया पेन एंड रिफ़िल। अब आपके पास पेन तो है बट उसकी रिफ़िल नहीं है, या फिर रिफ़िल तो है बट पेन नहीं है, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब शूज़ और शूज़ पॉलिश हो गया। जब आपके पास शूज़ ही नहीं रहेगा तो आप शू पॉलिश का क्या करोगे, है ना। या फिर शू पॉलिश नहीं है और शूज़ है तो भी दिक्कत है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हो जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक गुड्स के अगर नहीं होगा तो दूसरा गुड भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। एक दूसरे के बदले यूज़ ना करके एक दूसरे को साथ में यूज़ जिसका होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको पढ़ना है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। किसी भी जो वांट है, यूटिलिटी है, जो आपकी नीड है, ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए दोनों गुड्स का साथ में होना ज़रूरी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, as the price rises the demand for fish will। लॉ ऑफ डिमांड की बता रहा है कि अगर किसी का प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस और डिमांड के बीच में। ये मैं आपको है ना ग्राफ के थ्रू बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, फाइन। ये आपका हो गया डिमांड कर्व नॉर्मल। अब क्या बोल रहा है, आपका किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अगर आपका यहाँ से पहले यहाँ पर था, अब आपका प्राइस जैसे सपोज ये आपका था ना, अब आपका जो ये प्राइस है और ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये प्राइस है, ठीक। अब आपका प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। दोबारा से देखिए, ये आपका एक ग्राफ है, ये ऊपर वाला आपका प्राइस है, नीचे वाला डिमांड है। ये आपकी डिमांड थी पहले वाला जो प्राइस आपका यहाँ पर है और डिमांड यहाँ पर है। अब कह रहा है कि फ़िश की प्राइस बढ़ गई, प्राइस अगर मान लो यहाँ आ गई तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई चीज़ अगर महंगी हो रही है तो आप उसकी और ज़्यादा डिमांड थोड़ी ना करोगे, है ना, आप उसकी डिमांड कम करोगे। तो यानी कि डिमांड यहाँ आ जाएगी, ये हो गया, ये बन जाएगा अब आपका डिमांड कर्व, ठीक है। तो प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब यहीं पे अगर लॉ ऑफ सप्लाई होता ना, लॉ ऑफ देखो डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी। वहीं अगर लॉ ऑफ सप्लाई आप देखोगे तो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी साथ में बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन
फॉर ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इट्स शेप विल बी इन द फॉर्म ऑफ। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है, किस शेप में होता है? यूनिटरी हो जाता है जब आपका जो इलास्टिसिटी है ना वो इज इक्वल टू 1 होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ जगह है, हाँ यहाँ पे जो इसकी शेप होती है वो कैसी हो जाती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Now next question is, supply schedule is nothing but a dash that shows the supply of goods corresponding to given prices। सप्लाई शेड्यूल मतलब एक टाइप से आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो सप्लाई कर्व है वो किस टाइप का ग्राफ है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है या फिर हिस्टोग्राम है। तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो जैसे ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, तो ये कौन सा किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके लाइन ग्राफ के अंडर, है ना। पाई ग्राफ तो आपका ऐसे में हो जाएगा, सर्कल में हो जाएगा, एंड देन हिस्टोग्राम भी आपका फिर ऐसे टाइप में हो जाएगा। तो ये जो है आपका सप्लाई शेड्यूल किस में आ जाता है? लाइन ग्राफ में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको विजिबल होगा। ये इस साइड प्राइस है, इस साइड क्वांटिटी है। ओके, इतने से जगह पे नहीं बन पाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया है? ये आपका ये वाला आपका प्राइस है, ये वाला आपका क्वांटिटी का है। ठीक है, ये प्राइस जब आपका 20 था, हाईएस्ट प्राइस था, तो आपकी क्वांटिटी भी कितनी थी? 50 थी। ये ठीक है। अब जब प्राइस आपका 16 हो गया तो क्वांटिटी कितनी होगी? 40 हो गई। प्राइस आपका 4 कम हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 16 है तो क्वांटिटी आपकी 10 कम हुई। कितनी हुई? 40। यहाँ पर ये बन गया। अब अगला बोल रहा है कि प्राइस क्या हो गया? 12 हो गया। 16 में और 4 कम हो गया, 12 यहाँ पर आ गया। तो आपकी क्वांटिटी 10 और कम हो गई, 30 हो गई। 40 से अब नाउ ये हो गया आपकी क्वांटिटी। तो अब कैसे बन जाएगा? ऐसे बन गया। अब आपकी जो प्राइस है वो फिर से 4 कम होके 8 पे आ गई, और जो आपकी क्वांटिटी है वो 30 से कितनी हो गई? 20 पे हो गई, फिर से 10 कम हो गई। मतलब ये आपका ग्राफ बन गया ऐसे। अब फिर से प्राइस क्या हो गई? 4 हो गई, और डिमांड आप ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये बन, इस हिसाब से आपका सप्लाई कर्व कैसा हो गया? ये बन गया। ठीक, ये आपका बन गया सप्लाई कर्व। जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम होती जाती है। यही मैंने आपको बोला ना, जो ऊपर मैंने बताया आपको कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। अगर किसी चीज़ की, जैसे इसमें शुगर की प्राइस आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली कम होती जा रही है, 4 है ना। तो अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम हो रही है तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी कम होती जाएगी, है ना, क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। और यही अगर डिमांड में होता तो अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ती जाती। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज, व्हाट विल प्रोड्यूसर डू। अगर राइस की कीमत बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अब प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है किसी चीज़ को, राइट। प्रोड्यूसर क्या करता है? आपको सप्लाई करता है। डिमांड तो कंज्यूमर करता है। तो आप अब सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई इस पे करोगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर के बारे में पूछ रहा है। अगर कंज्यूमर के बारे में पूछता है तो आप लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई की नज़र से देखिए कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो, क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर प्राइस राइस का, चावल का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई भी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो प्रोडक्शन क्या करेगा? वो इंक्रीज़ कर देगा, है ना। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया होगा।
आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज सप्लाई ऑल्सो राइजेस एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप देखिए अपना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लैंड, लेबर या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं है, है ना। आपको लैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर भी है, एंटरप्रेन्योर भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेके आ सकूं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी अटेम्प्ट दे रहे होंगे साथ ही साथ। तो मैं इसके साथ सोच रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो मैं कर ही रही हूँ क्वेश्चंस, इसके साथ में और भी जो यूनिट्स हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस को मिक्सअप करूँ ताकि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए हर एक यूनिट की, है ना। फिर उसके बाद में जब ये री एग्ज़ाम हो जाएगा, सिर्फ आई थिंक 15-20 दिन ही तो बाकी हैं, देन उसके बाद हम पूरा थ्योरीज़ की तरफ चलेंगे यूनिट वाइज। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लेके चलते हैं, जिससे आप लोगों का तो प्रॉफिट होगा ही, आप लोगों को भी क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ ही रहा है, कोई लॉस तो हो नहीं रहा, और जो लोग री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डालूँगी, मैं आपका किसी किसी दिन जो पेपर 1 है उसके भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। Thank you.